नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात ऑपरेशन दैवी शक्ति की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला अब भी जारी है। काबुल में फंसे 78 सिख हिंदू ताजिकिस्तान के रास्ते आज दिल्ली पहुंच गए। इनमें से 25 भारतीय भी शामिल हैं। इन लोगों के साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां दिल्ली लाई गईं। दिल्ली पहुंचे लोगों की अगवानी करने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन मौजूद थे। प्लेन के लैंड होते ही हरदीप सिंह पुरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर लेकर बाहर आए। तो ये वो दृश्य आपकी स्क्रीन की दाईं ओर, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बाहर निकले एयरपोर्ट से, और फिर इन्हें काबुली गुरुद्वारा यानी अफगान गुरुद्वारा दिल्ली के वहां ले जाया गया है। 3 गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो लाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की और भी कई प्रतियां अब भी अफगानिस्तान में हैं, जिनको लाने की कवायद अभी भी चल रही है। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज काबुल से दिल्ली आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूप के भारत आगमन पर उपस्थित होने और उनकी सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। Start by thanking the Honorable Prime Minister, who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. और arrangements are also being put in place. हमने जो अफगान सेल खोला है उसमें जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या फोन पर संपर्क करेंगे, उन सबको वापस लाने का हमारी प्रयास रहे। उन तस्वीरों में सरदार आरपी सिंह भी मौजूद थे। सरदार आरपी सिंह से फोन पर जुड़ने की यहां अखाड़ा में कोशिश करेंगे। फिलहाल अमित पांडे और अमित सिंह से भी बात करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले जाते हैं अमित के पास। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित पांडे हमारे साथ हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। वो लोग जो सीएए को लेकर सरकार को कोस रहे थे, आज उसी की दुहाई दे रहे हैं। वो लोग जो कहते थे कौन प्रताड़ित है, कहां प्रताड़ित है, आज देख रहे हैं कि इस तालिबानी टेक ओवर के बाद किस तरह से वहां पर गैर मुस्लिम जो समुदाय हैं सब वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब के सब भारत का ही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। खासकर जो सिख पंथ से हैं, और सिखों की रक्षा का जिम्मा जो है वो भारत सरकार ने उठाया है। आज देखिए 3 गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रतियां हैं वो वापस काबुल से यहाँ काबुली गुरुद्वारा में अब आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की जो 3 प्रतियां हैं वह अफगानिस्तान से आई हैं और उनको वह दिल्ली के गुरुद्वारे में पहुंच चुकी हैं। बहुत कम ऐसा नज़ारा देखा जाता है आनंद, जब दिल्ली एयरपोर्ट में इतनी बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग पहुंचे थे और बाकायदा एक पूरे धार्मिक सिख रीति रिवाज के तहत उन 3 प्रतियों को लाया गया। उनकी कीर्तन यात्रा निकाली गई, उनको बस में सवार किया गया और उसके बाद उनको गुरुद्वारे भेजा गया। खुद भारत सरकार के जो मंत्री हैं, 2 केंद्रीय मंत्री, वो मौजूद थे। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी एश्योर किया कि जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अफगानिस्तान में हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के लोग हैं, वह भारत आना चाहते हैं तो पूरी मदद की जाएगी। और आज का दिन कमोवेश जो तस्वीरें हैं जो सुबह से हम देख रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कितनी गंभीरता से भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे उन सिख लोगों की मदद के लिए पूरी प्रक्रिया अपना रही है, और उसका असर भी आनंद पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, जावेद मंसूरी भी हमारे साथ हैं। जावेद, आप वसंत विहार से जुड़ रहे हैं, बताइए आपके पीछे क्या हो रहा है?
देखिए यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ लगातार दूसरा दिन है जब अफगानी शरणार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल यूएनएचसीआर से मांग कर रहे हैं कि इन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए, किसी अन्य देश में इनको बसाया जाए और साथ ही भारत सरकार और यूएनएचसीआर से अपने प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि यूएनएचसीआर हमको रेफ्यूजी स्टेटस दे। इतना देर क्यों हो रहा है, इतना टाइम क्यों गुजर गया? कई बंदे कई साल इधर है, 10 साल से ज्यादा बंदे हैं इधर, लेकिन अब तक यूएनएचसीआर ने कोई डिसीजन नहीं ले लिया। इतना टाइम क्यों लगता है? ये देखिए ये रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहे हैं और देखिए मैं इस कतार में दिखाना चाहूँगा, ये अफगानिस्तान की अगली पीढ़ी है, ये बच्चे हैं जो यहाँ पर अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका और यहाँ क्यों बैठे हैं आप? यूसुफ क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ we are sitting in there, we are gathering there because we are in a non-future, we are waiting unlimited, we want our future. देखिए कह रहे हैं इन्हें अपना फ्यूचर चाहिए और देखिए यहाँ पर संख्या मैं दिखा देता हूँ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं हैं जो पूरी रात यहाँ बैठी रही और देखिए ये किस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और लगातार वी वांट फ्यूचर के नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अफगानी युवा हैं वो लगातार इसी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी राइट्स डिमांड करने के लिए आए हैं। आपको पता है सिचुएशन अफगानिस्तान, हम यहाँ पे रह नहीं सकते और वापस जा नहीं सकते। जितने भी लोग के कैसे हालात है वहाँ पर, वहाँ क्या जाना नहीं चाहते हैं? आपको पता नहीं है क्या? आपको पता होगा अफगानिस्तान का सिचुएशन, अभी हालात एकदम ठीक नहीं। आपके परिवार वाले वहाँ रहते, क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात? वो तो कह रहे हैं कि वो मर ही जाएंगे वहाँ पे, वही कह रहे हैं। और जो हाँ क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? we need to UNICEF should answer all of our questions. Accept us as an immigrant. You are not an immigrant right now. They should accept us as an immigrant, as a refugee. They should give रिफ्यूजी स्टेटस इनको मिलना चाहिए। हिंदी में बोलिए अगर आप। हिंदी में क्या बोलूं, हमें इधर काम काज नहीं मिलता है। एक हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड है ही नहीं। ऐसे ही आपको पता है लॉकडाउन है 2020 से अभी तक हम काम नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी टू सर्व टू गॉट आवर। लॉकडाउन का असर तो पूरी दुनिया में है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में है, लेकिन जो जैसे जावेद उनसे पूछिए वो 2020 में अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आए? सब कुछ है, आधार कार्ड पैन कार्ड, गवर्नमेंट की तरफ से आपको राशन सब कुछ मिल रहा है। उनसे पूछिए कि 2019-20 में अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आए? आप पहली बार यहाँ तो सेफ है ना फिलहाल तो आप? इधर किस तरह हम सेफ है? कौन बोल रहे हैं इधर सेफ है? हम तालिबान के 5 साल पहले हम आए थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले। 275 साल से हम सेफ नहीं है। देखो भाई, जब इधर आएगा नहीं, जब तालिबान के अफगानिस्तान। ये बताइए कि आप अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आया? अफगानिस्तान हम इसलिए छोड़ा है अपने फ्यूचर के लिए, ताकि हम अपने तीसरे कंट्री पे जा सके। इंडिया तो हमारा दूसरा कंट्री है, सही है। इंडिया में हमारे लिए उतना अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जैसे हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी व्हाट वी शुड डू इन इंडिया? नथिंग। We are nothing in India. देखिए ये कह रहे हैं कि यूएनएचसीआर से रेफ्यूजी स्टेटस की मांग कर रहे हैं कई सारे अफगानी मूल के लोग जो भारत में हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें रेफ्यूजी कार्ड नहीं है तो उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अब कई लोग यूएनएचसीआर से और यूएन से ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अफगानिस्तान में हो रहा है, आंख में पट्टी बांध के यूएनएचसीआर चुप क्यों बैठी है? वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से वहां से जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, यानी कि सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, वहां से पलायन कर रहे हैं मुसलमानों के साथ साथ, क्योंकि तालिबान के राज में कोई भी नहीं रहना चाहता। आज देखिए सीएए की वजह से जो सीएए को गाली दे रहे थे, जो सीएए एक्ट को 2019 के जो संशोधन हुआ था उसी पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि देखिए 31 दिसंबर 2014 की डेट को बढ़ाकर आप उसे 31 दिसंबर 2021 कर दीजिए, ताकि ये जितने लोग वहां से पलायन करके आए हैं उन सबको यहां भारत में रिकॉग्निशन मिल जाए और भारत की नागरिकता मिल जाए। अमित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एयरपोर्ट से अमित पांडे भी हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सीएए की दुहाई दे रहे थे आज ये कह रहे हैं कि सीएए के एक्ट को फिर से संशोधन करके आप उसे 31 दिसंबर 2021 कर दीजिए, ताकि जितने लोग अभी पलायन करके आए हैं, तालिबान से भागकर आए हैं, हिंदू सिख जितने भी हैं, उन सबको अब आप नागरिकता दे दीजिए। जो लोग ये पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्यों, आज तालिबान टेक ओवर के बाद कहते हैं यही होना चाहिए था, जो हुआ ठीक हुआ।
जी हाँ, बिल्कुल। जब सीए का कानून बना था तो उस वक्त लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब एक बार जब फिर 20 साल बाद जब तालिबान की दहशत जो है वो अफगानिस्तान पर बरपा है और जो माइनॉरिटी है, जो सिख समुदाय, बौद्ध धर्म के समुदाय हैं, हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, जिस तरीके से उन पर दहशत बरपाई गई है, उसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि उन सभी माइनॉरिटी को लेकर वो हिंदुस्तान में शरण देंगे और उन्हें एयर इंडिया के फ्लाइट से आज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है और 78 फ्लाइट है। और मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखाना चाहूंगा आनंद, ये वही गेट है जहां से जो माइनॉरिटी हैं, जो जिनकी संख्या 44 से ज्यादा बताई जा रही है, वो सभी माइनॉरिटी यहीं से निकलेंगे। और यहां से निकलने के बाद सड़क पे 2 बस भी यहाँ, अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 2 बसें भी वहां पर लगाई गई हैं। उन 2 बसों के जरिए इन्हें लेकर जाया जाएगा यहाँ से। तो एक बार फिर से सवाल, ये जो 44 लोग हैं अमित, ये ज्यादातर सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं। देखिए आनंद, अभी तक जो बताया जा रहा है कि ये जो ज्यादातर जो हैं इसमें से सिख हैं। 44 से ज्यादा इनकी संख्याएं बताई जा रही है, जो कि वहां पर एक गुरुद्वारे पर शरण लिए हुए थे, जिस तरीके से वहां पर लगातार दहशत बरपा रही थे तालिबान। इसके अलावा 25 जो हैं इंडियंस हैं जो कि वहां पर काम कर रहे थे। इसके अलावा देखना होगा कि और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पूरा है कि 44 जो है अफगान सिख हैं जो कि लाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी अफगान सिख लाए गए थे ग्लोमास्टर के जरिए, जिन्हें हिंडन एयरवेज पे लैंड कराया गया था। लैंड कराने के बाद जो प्रोसेस होता है, आपको बता दें कि आज तो 44 अफगान सिख आ रहे हैं, लेकिन भारत में 1990 के दशक में जब तालिबान का कहर तब हुआ था, तब भी अफगान सिख आए थे। कम से कम 10,000 से ज्यादा अफगान सिख आए हैं जिन्हें आज तक भारतीय नागरिकता नहीं दी गई। लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया गया, लेकिन उस वीजा की वजह से उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था। वीजा के लिए रिन्यू करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, जब तक रिन्यू होता था तब तक वापस उसको उधर हाथ पैर मारने पड़ते थे उनको एम्बेसी में, उसको रिन्यू कराने के लिए। जब तक वो रिन्यू कराते तो जो भी नौकरी और पढ़ाई का जो भी जरिया था, स्कूल की एडमिशन थी, वो छूट जाती थी। इस चक्कर में पिछले दो दशकों से यहाँ अफगान मूल के सिख और हिंदू फंसे हुए हैं, जिनको सीएए 2019 की संशोधन के बाद नागरिकता की उम्मीद आई थी। आज फिर देखिए 44 लोग और आ रहे हैं। अब ये कहां जाएंगे? इनको कितने साल तक आप लॉन्ग टर्म वीजा दीजिएगा, इनको नागरिकता नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे दीजिएगा? ये कौन से देश जाएंगे? ओआईसी के 57 देश हैं, 57 देश हैं, इस्लामिक देश हैं, जिन्होंने अभी तक अपने दरवाजे अफगान मुसलमानों के लिए नहीं खोले हैं। तुर्की, जिसने सीएए 2019 के संशोधन की निंदा की थी, आज 295 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर रहा है ताकि अफगानी मूल के मुसलमान वहां ना आ पाए। ये विडंबना है। अब वहीं भारत की धरती पर पहुंचकर अफगानी नागरिकों ने राहत की सांस ली है। अब आपकी दिल्ली पहुंचे हुए कुछ अफगान नागरिकों की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा की हमारी, और सबका धन्यवाद कर। काबुल से निकला था, आज इंडिया में पहुँचा हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साथ संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाल लेके आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब को पश्चिम दिल्ली के महावीर नगर के काबुली गुरुद्वारा में ले जाया गया है। जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को एयरपोर्ट से निकालकर बस में रखा गया, उस समय न्यूज़ 18 इंडिया मौके पर मौजूद था। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से लाए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पालिका है इसमें स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से सीधे लेकर महावीर नगर जाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम विधि विधान के साथ यहाँ से लेकर एयरपोर्ट से सीधे महावीर नगर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट डिसाइड किया गया है। यहाँ पर
तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और गुरुद्वारा कमेटी के तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी और साथ में तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं विधि विधान के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा था, उसके बाद जो सिख समुदाय के जो लोग थे अफगानिस्तान के, उन्होंने गुरुद्वारे में पनाह ली थी। और उसके बाद ही भारत सरकार ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से यहाँ लाने का फैसला लिया। 3 लोग लेकर आए हैं, उन 3 लोगों को भी यहाँ पर पनाह दिया जा रहा है, शरण दिया जा रहा है। और जो 44 लोग अफगानिस्तान मूल के आज हिंदुस्तान आए हैं, उन्हें रकाबगंज गुरुद्वारे में रखा जाएगा। जब तक कि वो अपने आप को हिंदुस्तान में स्थापित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। एयरपोर्ट के अंदर से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसके बाद यहाँ से सीधा महावीर नगर गुरुद्वारे लेकर जाया जाएगा। अब वहाँ पर उन्हें जाकर स्थापित किया जाएगा। 3 लोग जो हैं अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पहुँचे थे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को, और उसके बाद तमाम विधि विधान के साथ इन्हें सीधे यहाँ से महावीर नगर लेकर जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ तक की पहुँचे हुए थे एयरपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब की महत्ता आप इसी से जान सकते हैं, इतने पवित्र हैं कि इन्हें रिसीव करने के लिए पहुँचे थे। फिलहाल यहाँ पर पालिका में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है और यहाँ से तमाम विधि विधान के साथ इन्हें महावीर नगर लेकर जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। अमित पांडे और अमित सिंह हमारे साथ लाइव हैं, जावेद मंसूरी भी हमारे साथ लाइव हैं। अमित सिंह, कैसा था वो दृश्य जब आप थे बस के अंदर? बहुत ही पावन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उनसे आपने बात भी की, उनका क्या मिजाज था? क्या वो राहत की, चैन की सांस ले रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे? काफ़ी टेंशन भरे होंगे। पिछले 4-5 दिन उनके कैसे बीते? आपकी किसी से बात हुई उनमें से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जब जैसे ही एयर इंडिया की फ़्लाइट खुली थी और गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बाहर लेकर निकला गया सिर पर लेकर, तो वो जो तस्वीर थी ना आनंद, वो आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देगी। इस तरीके की आनंदमय तस्वीर थी। और ख़ास तौर से वो लोग जो अफगानिस्तान से निकलकर आज हिंदुस्तान लैंड किए हैं, वो सुकून की सांस ले रहे थे। 2-3 शख्स जो कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, वो काफी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका साफ साफ ये कहना था जिस तरीके से तालिबान का दहशत लगातार बढ़ रहा था, तो वो वहां पर सुरक्षित नहीं थे और उनका धर्म वहां पर सुरक्षित नहीं था। उनका साफ साफ ये कहना था कि तालिबान कहीं भी आते हैं, फायरिंग कर देते हैं। और खास तौर से माइनॉरिटी को वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जिस तरीके से माइनॉरिटी पर अटैक किया जाता है, माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 10 साल, 12 साल, 9 साल, 13 साल, उन बच्चियों को भी बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम है। उनको घर से उठाकर लेकर चले जाते हैं। आनंद, ये आप बीती है उनकी माइनॉरिटीज की, आप बीती है अफगानिस्तान की। जी तो इनसे और भी जुड़ने की, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे आया है वो भी यही बात कह रहे हैं। जो कुछ लोग हैं, कई दशकों से हैं जावेद, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये लोग कई सालों से यहाँ पर हैं और इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जावेद कि यूएन और यूएन ह्यूमन राइट्स अनदेखा ही कर रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। उनका कोई प्लान नहीं है, उनकी सुरक्षा का कोई प्लान नहीं है, उनके भविष्य का कोई प्लान नहीं है। यही चीजें हमने रोहिंग्या के साथ देखी। यही चीजें जब कहीं ना कहीं किसी जगह से पलायन होता है, सीरिया में भी हमने यही देखा कि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर ये लोग ऐसे पदों पे बैठे क्यों हैं? देखिए, यही सवाल उठ रहा है कि लगातार दूसरा दिन है जब ये लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर ये लोग जमा हैं। ये बीच बीच में नारेबाजी लगाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं और फिर नारेबाजी लगाते हैं। इनका कहना है कि हमें रिफ्यूजी का स्टेटस मिले और साथ ही जो अधिकार इनको मिलने चाहिए वो अब तक नहीं मिले। सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और देखिए, महिलाएं हैं, महिलाएं वो जो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा तालिबान का जुल्म उन्होंने सहा, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? यूएनएचसीआर से कोई तो बात कर नहीं रहा अभी तक आपसे, क्या कहेंगी यूएन के बारे में? तो उनके बारे में ये तो सब इसलिए कटे हुए कि उनकी कुछ जवाब मिल जाए हमें।
तो हम इसीलिए यहाँ पर बैठे कि इनकी जवाब मिल जाए। अब पता नहीं कब तक ये लोग जवाब दे देगा, हम इसी की कब तक बैठे रहेंगे क्योंकि आज दूसरा दिन है। ये जवाब ना दे तब तक हम बैठे, कई दिन भी लग जाए, कई टाइम भी लग जाए, हम यहीं पर बैठे। लेकिन जिस तरह के अब हालात अफगानिस्तान में बन रहे हैं वहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है आप लोगों का, तो अब आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? तो हम यहाँ न्यूज़ 4 से जहाँ पर ये अफगान महाजरीन को जानते, मतलब रिफ्यूजी को चाहते लेकर जाए, क्योंकि कई जगह चाहते हैं रिफ्यूजी को। देखिए कह रहे हैं ऐसे देश है जहाँ इन्हें मौका मिल सकता है और एक बार रिफ्यूजी का स्टेटस मिलने के बाद जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनकी तरह अधिकार इनको एक तरह से मिल जाते हैं और उन्हीं अधिकारों की लड़ाई के लिए लगातार ये दूसरा दिन है जब लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। आप बात कर लेंगे, इधर घूम जाइए थोड़ा सा। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, अब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? खामोश बैठा है ये दफ्तर, अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है। हमें यूनिसियार से रिस्पांस चाहिए, यूनिसियार को बोलना चाहिए कि नींद से उठ जाओ, अभी हमारा उनके लिए हमारे लिए कुछ करने के लिए। हमारा ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब हो रहा है कि ये घर का प्रॉब्लम है, ये स्टडी का प्रॉब्लम है, पढ़ने का प्रॉब्लम है, ये पैसे यहाँ पे तो कुछ काम वाम नहीं है हमारे लिए, पैसे घर का रेंट कौन देगा? तो कब तक यहाँ रुकने वाले हैं आप लोग? क्योंकि जब तक हमें आंसर ना मिले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत सही है, इनको पूछना चाहिए क्योंकि यूएनएचसीआर पर बहुत सारी दावेदारी है। 75 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये कर क्या रहा है? चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए हैं? जिस तरह से तालिबान ने एक टेक ओवर किया देश की, दुनिया में डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्यों यूएन ने कुछ नहीं कहा? इतने हजारों तादाद में लोग यहाँ से बेघर हो गए, अपने अपनी जगह छोड़ के इनको जाना पड़ा। अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, अजरबैजान हो, कितने सारी स्टोरीज हैं। यजीदियों की स्टोरी अलग बात है। यूएनएचसीआर चुप्पी साधे बैठा रहता है, इनकी तरफ इनकी जस्टिस के लिए क्या करेगा? ये सवाल ये पूछना चाहते हैं, यहाँ भारत में पूछ रहे हैं, दुनिया भर में पूछने की जरूरत है। जिनीवा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर भी पूछने की जरूरत है कि यूएनएचसीआर कर क्या रहा है, कि ह्यूमन राइट्स का क्या, इनके राइट्स का क्या, इसकी जवाबदेही कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही देश जो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, वही देश जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, वही देश यूएनएचसीआर के भी के चेयर पे बैठे हैं। उन पर जिम्मेदारी है जिसमें चीन, रूस, अमेरिका सब शामिल हैं। अब वहीं काबुल से सुरक्षित पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जता रहे हैं। जो सिख समुदाय, हिंदू समुदाय के और भारतीय मूल के लोग हैं जो वापस पहुंचे हैं, ये नारेबाजी एयरपोर्ट के बाहर हमें देखने को मिली। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं फोन पर। आरपी सिंह जी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपके लिए जब आप, हरदीप सिंह पुरी सब वहां पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां जो हैं वापस पहुंची हैं, काबुल से भारत आई हैं। जी, बहुत इमोशनल मोमेंट था। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की 3 स्वरूप, हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को जीवंत गुरु माना जाता है। 3 स्वरूप जब वापस आए वहाँ से, और जो 3 अफगानी सिख हमारे हिम्मत सिंह जी और बाकी जो उनके साथी वहाँ ये स्वरूप लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर अब जिस प्रकार के माहौल है उसमें गुरुद्वारों पर भी हमला हो सकता है, उसकी चिंता करते हुए हमारे सिख बंधु वहाँ से स्वरूप लेकर आए। ये हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने सेफ पैसेज की चिंता करी श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों के लिए भी, और जो सिख वहाँ पर जहाँ हिंदू वहाँ फंसे उनके लिए भी। वहाँ के जो सिख हैं जो आपके साथ आए हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई? वहाँ के हालात कैसे हैं? क्या सिखों को, हिंदुओं को, जो गैर मुसलमान हैं, उनको खतरा है वहाँ पर? उनमें से एक धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वो जो आए हैं, जो आश्रय स्वरूप के साथ आए थे, वो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे कि वहाँ पर जान माल को खतरा है और इस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो बाकी कुछ लोग वहाँ बचे हैं वो भी हिंदुस्तान आ सके, दिल्ली आ सके, और उनको भारत सरकार उनको यहाँ पे शरण दे सके, उनकी जो चिंता है भारत सरकार यहाँ कर सके। एक स्वरूप तो आपने भी उठा रखा है सरदार आरपी सिंह, जो ये मेरा सौभाग्य था, कि मेरे को ये सेवा का मौका मिला। परंतु ये कैसा वहाँ पर राज्य है, कैसे वो कहते हैं कि हम सबकी चिंता करेंगे और सब सेफ रहेंगे, जब हमारे गुरु ही सेफ नहीं है, हमारे गुरु ग्रंथ ही सेफ नहीं है वहाँ पर, तो बाकी क्या सेफ होंगे? अगर मतलब जो वहाँ के लोग जो हालत बता रहे हैं, और कल मैं वहाँ की जो MP है अनारकली, डॉक्टर अनारकली, उनसे भी मिला था, जो उन्होंने भी व्यथा बताई, तो बहुत दिल को दिलाने वाली है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार अभी चिंता कर रही है, और भी चिंता करके जितने लोग वहाँ फंसे हैं और जो लोग
भारतीय मूल के हैं, जहाँ जो भारतीय सिटीजन जो है वहाँ पर उनको निकालेंगे वहाँ से, और भी जो अफगानी आना चाहते हैं या रिफ्यूज लेना चाहते हैं अपनी पॉलिसी के अंतर्गत उनकी भी चिंता करेगी। जी, एक आखिरी सवाल, 90 के दशक में कई सारे अफगान सिख आए थे, उन्हें LTVs दिए गए थे, लॉन्ग टर्म वीजा, लेकिन नागरिकता नहीं। CAA 2019 की वजह से उनकी नागरिकता का रास्ता तय हो गया था। अब कई लोग ये मांग कर रहे हैं, जो पहले CAA 2019 की निंदा कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि डेडलाइन बढ़ा दीजिए, ये जो आए हैं इनको भी आप नागरिकता दीजिए। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे कुछ अकाली मित्र ही इसका विरोध कर रहे थे जब CAA लागू हुआ था, तो आज उनको समझ आना चाहिए कि ये जो सिख बंधु हमारे वहाँ से आए हैं वो आई इसलिए पा रहे हैं, और यहाँ पर उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब CAA लागू होगा। और भारत के अलावा और कौन सा देश है जहाँ उनको नागरिकता मिलेगी, जो उनको नागरिकता देगा? हिंदुओं, सिखों और जैनों और बुद्धिस्ट को तो सिर्फ भारत में ही नागरिकता मिल सकती है, परंतु राजनीति के चलते हुए तब उनका एक पक्ष था। आज हम तो चलो स्वागत करते हैं अगर उनका मन बदला है, उनको समझ लगी है कि CAA कितना जरूरी था और उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो वहाँ से मुसलमान आएंगे उनको भी रिफ्यूजी स्टेटस मिले। बहुत सारे अफगानी भी आए हैं, कल भी आए थे, आज तो नहीं है पर कल अफगानी भी आए थे जो मुसलमान है, उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। परंतु ये विरोध करने वालों को समझ में आना चाहिए कि CAA कितना जरूरी था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो समय ये बिल पास कराया था कितना जरूरी था ये। जी, सरदार RP सिंह हमसे, ये एक बहुत बड़ी बात ये है सरदार RP सिंह, जो हमें बात कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ प्रताड़ित हैं, जो वापस लौटे हैं और जो धन्यवाद कर रहे हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए गुरु ग्रंथ साहिब के ये 3 स्वरूप है, इनकी रक्षा कर ली गई है, इनको वापस लाया गया है और अब इन्हें काबुली गुरुद्वारा में जाकर रखा गया है। और अफगानिस्तान में जिस तरह का इस वक्त माहौल है, हर कोई यही कह रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक हुआ है। हाईजैक विमान को इराक की तरफ ले जाया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि यूक्रेन का एक विमान हाईजैक होकर इसे ईरान की तरफ ले जाया गया है। हाईजैक विमान को ईरान की तरफ ले गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि यूक्रेन से पहुंचे एक विमान को काबुल में हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक विमान को इराक की तरफ ले गए हैं। ये रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक किया गया है। क्या ये विमान वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गया था, या वहां से जो लोग हैं उन लोगों को वहां से निकाल ले जाने के लिए गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है कि काबुल में। नीरज अब जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या डिटेल्स हैं? ये कौन सा विमान था? कह रहे हैं यूक्रेन का एक विमान है, इसको ईरान की तरफ अब ले गए हैं। देखिए, यूक्रेन का विमान काबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा था यूक्रेन के नागरिकों को वापस लाने के लिए। यूक्रेन के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि वहां यूक्रेन के नागरिकों को वापस लेने के लिए ये पहुंचा था और वहां तालिबान के लोगों ने इसे हाईजैक किया है। अब तक ये जानकारी जो ईरान की तरफ ले जाने की बात है, वहां से आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक तालिबान के ही कब्जे में है। और ये प्लेन का मुख्य मकसद था कि जो यूक्रेन के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका स्लॉट देता है आनंद तमाम लोगों को, 5800 अमेरिकी फौज वहां तैनात है, तो तमाम देश के विमान के लिए अमेरिका से स्लॉट लेना पड़ता है। तो यूक्रेन के विमान को भी स्लॉट मिला था और वहां जब पहुंचा तो वहां से इसको हाईजैक किया गया है। इसके बारे अब इसको ईरान की तरफ ले जाने की जो बात आ रही है उसकी अब पुष्टि अभी तक आधिकारिक तौर पे या किसी माध्यम से नहीं हो पाई है, लेकिन वहां के यूक्रेन के डिप्टी मंत्री उप मंत्री हैं कि उन्होंने इसकी जानकारी जरूर दिया कि यूक्रेन के नागरिकों को लेने गया था और वहां हाईजैक कर लिया गया है। जी, अब इसमें डिटेल्स ये है कि ये क्योंकि वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और यूक्रेनियन को छोड़ के, यूक्रेनी मूल को छोड़कर बाकी लोगों को उठाकर फिर वो ये प्लेन वहां पर लेके चले गए, ईरान में लेके चले गए लोगों के साथ, रेफ्यूजियों के साथ। ये अब खबर है। अब खबर ये बताई जा रही है कि प्लेन को इसलिए वहां से चुरा लिया गया। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी मूल के लोगों को नहीं चढ़ने दिया गया, बाकी लोग चढ़ गए और फिर इसको उड़ाकर लेकर चले गए वहां से और ईरान की तरफ लेके चले गए हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि
उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की जो कवायद है, कोशिश है, वो नाकाम रही क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर लोग ही नहीं घुस पाए और जो प्लेन लैंड हो रहे हैं उन पर भी कब्जा करने की कोशिश है क्योंकि लोगों में ये डेस्परेशन है कि वहां से निकल जाएं। नीरज, देखिए आनंद, दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसको हाईजैक किया गया, जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि की है कि हाईजैक किया गया है, जो यूक्रेन के नागरिकों को लेने गया था, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी कब्जा है, हर किसी को पूछताछ करके जाने की इजाजत दी जा रही है, तो तालिबान के लोगों ने अंदर प्रवेश कैसे किया यूक्रेन के विमान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने प्रवेश कैसे किया और कैसे वो यूक्रेन के जो पायलट थे, यूक्रेन से आ रहा था विमान, पहुंचा था काबुल में, तो उनको कैसे उन लोगों ने हाईजैक पहुंचने का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी फौजों की निगरानी में पूरा इंटीरियर है वहां का, काबुल का, और उसको हाईजैक किया गया। लेकिन ये खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पे हो चुकी है आनंद की इनके हाईजैक किया गया है, यूक्रेन के नागरिकों के लिए गया था ये विमान, और इसको जो ईरान की तरफ ले जाए जाने की खबर है, ये अभी वहां से यूक्रेन की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपुष्ट सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि ईरान की तरफ लेकर गए हैं। जी, लेकिन यूक्रेन मूल के कम से कम 100 लोग और भी अभी भी वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, काबुल में। ये बताया जा रहा है कम से कम 83 लोगों को अफगानिस्तान से कीव पहुंचा दिया गया, लेकिन एक प्लेन है जिसको कि जबरन उस पर कब्जा कर उन लोगों के पास हथियार था, ये कहा जा रहा है, जबरन उनको हत्या कर। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर दिल्ली में राहुल गांधी के आवाज पर बड़ी बैठक हो रही है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। खबर है कि बैठक में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ समय से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच इसे लेकर खींचतान चल रही है। टीएस सिंहदेव खेमा ये दावा करता है कि बघेल और उनके बीच सत्ता के बंटवारे पर 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था और अब इसे लागू करने का वक्त आ गया है। लिहाजा राहुल गांधी के साथ हो रही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, इसे सुन लीजिए। क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। एक बात कही कि राजनीति में सबका दिन आता है, क्या माना जाए इसको? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी के दिन नहीं आते हैं, और ये सिंहदेव जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके दिल की बात है और मन की बात बोल रहे हैं। रमन सिंह जी भी बड़े माने हुए हैं, उन्होंने भी देखिए प्यार से आग में घी झोंक दिया। ये कलहकार कौन है अरुण सिंह, बताइए। राजस्थान से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक, हर जगह 2.5 साल का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखिए, इतना आसान होता है इस सवाल का जवाब आनंद, तो 3 घंटे की बैठक नहीं करनी पड़ती। जाहिर सी बात है कि जब आपको पार्टी को जिताना होता है और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी उसको खत्म करना होता है, तो उस समय आप कुछ ऐसे वादे कर देते हैं जिनको जमीन पर उतारना या हकीकत में तब्दील करना बाद के दिनों में मुश्किल होता है। और वही संकट कांग्रेस पार्टी के सामने आज है। टीएस सिंहदेव का जो खेमा है वो ये कहता है कि उस समय जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब टीएस सिंहदेव से बंद कमरे में एक वादा किया गया था कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। ये बात ऑन द रिकॉर्ड न तो टीएस सिंहदेव कहते हैं और न ही भूपेश बघेल कहते हैं, न ही कांग्रेस पार्टी कोई नेता कहता है, लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चा है। और इसीलिए जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ, आप देखिए 17 जून को, उस वक्त आपने देखा होगा आनंद की वहां एक विधायक हैं बृहस्पति सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव ने उनके ऊपर हमला कराया, उनको जान से मरवाना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में शिकायत की कि ये सब कुछ भूपेश बघेल के इशारे पर हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, ताकि अब सत्ता हस्तांतरण का जब वक्त आया है तब उनको विवाद में घेर दिया जाए और सत्ता हस्तांतरण न करना पड़े। तो ये विवाद था। उस विवाद के निपटारे के लिए आज, जैसा कि आपने भी बताया, कि पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, राहुल गांधी, इनके बीच कई दौर की बैठक सामूहिक और व्यक्तिगत भी चल रही है।
क्या नतीजा निकलेगा ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, या 1-2 और बैठकें लगे इसमें। लेकिन जो मोटा मोटी ऑप्शंस हैं उसमें ये कि अगर भूपेश बघेल को हटाया जाता मुख्यमंत्री पद से तो उन्हें केंद्र में कोई भूमिका दीजिए, या तो फिर टी.एस. सिंहदेव को मना लीजिए, उनको राज्य में प्रदेश का अध्यक्ष बना दीजिए, वो मंत्रालय छोड़ दें। इस तरह के कई विकल्पों पर विचार हो रहा है। जी, 80 के दशक में एक पिक्चर बनी थी किस्सा कुर्सी का। पिक्चर तो कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन वो किस्सा आज भी चल रहा है। अरुण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजिंदर सिंह बाजवा के घर पर एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी खेमे की बैठक हुई है। इस बैठक में 20 से ज्यादा मंत्री और विधायकों के शामिल होने की खबर है। पंजाब के मंत्री के घर में अहम बैठक, 20 से ज्यादा मंत्री और विधायक वहां मौजूद हैं। इस वक्त मंत्री राजिंदर बाजवा के घर पर यह मीटिंग चल रही है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमन पलानिया से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे और डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। चमन, नमस्ते। एक बात बताइए, ऐसा लग रहा था कि सुलह हो गई है, बात बन गई है, फिर ये कलह वापस पंजाब में भी? जी देखिए, जहां तक पंजाब में फिर से एक बार कांग्रेस में बगावत के सुर एक बार उठ गए हैं और आज पंजाब कैबिनेट मंत्री बाजवा के घर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुख सरकारिया, चरणजीत सिंह और कुछ अन्य विधायक, लगभग 30 के विधायक और मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। और आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो हमारे यहाँ पर जो पंजाब में जो मसले हैं वो मुख्यमंत्री नहीं उठा पा रहे और नहीं वो कोई मसले हल कर पा रहे हैं। इसीलिए वो आज आला कमान से बात करके और कुछ 5 बंदों का डेलीगेशन कल हाई कमान से मिलने वाले हैं दिल्ली में। पर इसमें नवजोत सिंह सिद्धू की कोई भूमिका नहीं है। सिद्धू ने तो गारंटी ली थी कि वो सबके मसले हल कर देंगे। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जितने भी विधायक आज बाजवा के घर इकट्ठे हुए हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू के ही खेमे के बताए जा रहे हैं। जी, चमन पलानिया, धन्यवाद अपडेट के लिए। वहीं पंजाब कांग्रेस में हलचल इसलिए मची है, जैसे वो कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के ही खेमे के हैं, क्योंकि 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो 2 बातें कह रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर भारत के अविभाज्य अंग होने के विषय में जिन्हें शक है। दूसरा जो है, जो लोग तालिबानी संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ एक चुनौती है तालिबानिज्म। तो ऐसे लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, वो कोई व्यक्ति। अब रहा एक पर्टिकुलर आदमी के विषय में जो बात कही जा रही है, मैंने उनके डिटेल मंगाए हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक जर्नल संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, तो उसको ट्विस्ट किया गया। उनका कहना है कि मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया है, लेकिन मैं फिर भी जो है एसर्टेन कर रहा हूँ, उसकी जानकारी ले रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति चाहे कोई हो, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। अब वहीं पंजाब कांग्रेस में मचे इस घमासान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके 2 सलाहकारों ने ऐसे मुद्दे पे बयान दिया जिस पर पूरा देश एक तरफ होता है और उन दोनों के बयान एक अलग ही हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मुश्किल नहीं होगी? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ चुनाव या राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के जीत के बाद जो इस पूरे क्षेत्र में परिस्थितियां हैं वो बहुत ही संवेदनशील बनी हुई। 1979 में 1989 में जब पूर्वी यूरोप में कलैप्स हुआ था, जब बर्लिन वॉल गिरी थी और ईस्ट यूरोप के जो मुल्क थे उनमें आज़ादी की लहर चली थी, तो उसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव उस समय जम्मू कश्मीर पे भी पड़ा था। और आज जब तालिबान की जीत हुई है अफ़गानिस्तान में,
तो इससे एक बहुत बड़ा, जिसको पंजाबी में होंगारा कहते हैं, वो ISI को और जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है उसको मिला है। उसके साथ साथ जो बाकी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे उसमें हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे दाइश हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, इन सब संगठनों को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत के आसपास स्थितियां बिगड़ रही हों, उस समय जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर हम सब लोगों को एक स्वर में अपनी बात कहनी चाहिए। और भारत के संसद का 1994 का सर्वसम्मति से पारित किया हुआ प्रस्ताव है, जो 2012 में दोहराया गया, कि अगर उसमें पहली बात ये कही गई है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। अब इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने एक और फेसबुक पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी डाली हैं। हालांकि विवादास्पद बयान के बाद मालविंदर सिंह मालवी की सिद्धू से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन इस नए पोस्ट के बाद ये मामला और गर्मा गया है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम से दूरी बना ली। आज उन्हें 71वें प्रदेश वन महोत्सव कार्यक्रम पर जाना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। उनकी जगह पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मशोत पहुंचे। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान के बहाने बीजेपी और अकाली दल ने कांग्रेस को घेर लिया। तो डाल डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पाँच पाँच पे उनके एडवाइजर चल रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान गए थे और कमर बाजवा को, जो उनके आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाया था और तो और ये कहा था जियो जियो पाकिस्तान, जीवे जीवे इमरान खान। और आज उनके एडवाइजर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, देशद्रोह की बाणी बोल रहे हैं। ये जरूर है कि इमरान खान और सिद्धू जो रिश्ता शेयर करते हैं, वो रिश्ता देश के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार वो पाकिस्तान और कश्मीर को आगे लेकर के देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, इस पे जवाब राहुल गांधी को देना होगा। घर बचाने का तस्वीर तो बहुत बाद में है। पहले ये तो तय करो कि घर को बचाएं कैसे। तो पहले जो है वो अपने घर को बचाएं, फिर दुनिया में शोर मचाएं। जब सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके दोस्ती के हाथ कौन बढ़ा रहा था? नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जफियां कौन डाल रहा था? नवजोत सिंह सिद्धू। तो जब उसका खुद का मन जो है वो उनके साथ ज़्यादा है, तो हम एडवाइजर्स को क्यों ब्लेम कर दें? किस्सा कुर्सी का है, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर शिवानी के साथ।